नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखो अपना टॉपिक है विश्व जो व्यापार है उस व्यापार के लाभ और हानियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कल हमने अध्ययन किया था व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, उसके इतिहास के बारे में पढ़ा था कि कब से प्रारंभ हुआ, कब से वर्तमान समय तक जो किस प्रकार से प्रचलित है, कौन कौन क्षेत्रों में सबसे पहले प्रारंभ हुआ, वर्तमान में उसके जो होड़ में उसकी प्रतिस्पर्धा में कौन कौन से देश हैं, उन सब के बारे में, तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष, और तीसरा हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकार के बारे में, जो द्विपार्श्विक तथा बहुपार्श्विक व्यापार के बारे में अध्ययन किया था। जिसमें द्विपार्श्विक व्यापार जो दो देशों के मध्य होता है, बहुपार्श्विक यानी दो से अधिक देशों के मध्य, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, उनके मध्य किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है, बहुपार्श्विक व्यापार के नाम से जाना जाता है। द्विपार्श्विक दो देशों के मध्य किया जाने वाला व्यापार होता है। आज बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि। पहला है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, यानी जो व्यापार एक देश से दूसरे देशों में जो व्यापार किया जाता है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ कौन कौन से होते हैं कि उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। कोई भी देश है दूसरे देश से अगर वस्तु आयात करता है या निर्यात करता है तो उससे लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उससे क्या हानियाँ होती हैं उन हानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे लाभ के बारे में। जो लाभ है लगभग 8 या 9 लाभों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला इसमें है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि, कोई भी देश है जिस वस्तु का यानी कोई वस्तु का अगर उत्पादन करता है तो वह उत्पादन यानी अगर दूसरे देशों की तुलना में अगर वह कम मूल्य पे उसका उत्पादन कर सकता है तो वह दूसरे देशों को क्या करता है, निर्यात करता है उसका। और निर्यात करने से क्या होती है, उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। या कोई भी वस्तु की मांग दूसरे देशों में होती है, और जैसे बाहर देश है कि बाहर देश के द्वारा किसी वस्तु की मांग है दूसरे देशों में होती है, तो बाहर तो उस वस्तु का उत्पादन क्या करता है, अधिक करता है। कब है, जब वह दूसरे देशों की तुलना में, और मांग भी कब होती है कि जब वह दूसरे देशों की तुलना में कम मूल्य पर उस वस्तु का उत्पादन हो जाता है। कि अन्य देशों में अगर कोई वस्तु का उत्पादन 10 रुपये में होता है, अगर बाहर तो उसको 8 रुपये में उत्पादित कर सकता है, तो उस वस्तु का उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, या दूसरे देशों की मांग के अनुसार उसे निर्यात करने के लिए उत्पादन में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो पहला है इसमें लाभ है कि उत्पादन में वृद्धि, कि उस वस्तु के उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद में दूसरा आता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। दूसरी इसमें आती है राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बारे में, कि कोई भी देश है किसी वस्तु का अगर निर्यात करता है, जैसे हमने कल उसके पक्ष के बारे में पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष के बारे में पढ़ा था, तो हमने व्यापार संतुलन के बारे में अध्ययन किया था। इसके बारे में क्या था, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन के बारे में अध्ययन किया था, जो 2 प्रकार का होता है, एक है ऋणात्मक और दूसरा हमने पढ़ा था धनात्मक। ऋणात्मक और दूसरा हमने पढ़ा था धनात्मक, या जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिकूल, और इसको क्या कहा जाता है, धनात्मक अनुकूल। अनुकूल व्यापार संतुलन, एक प्रतिकूल व्यापार संतुलन, कि कोई भी देश है कि जिस देश में आयात की गई वस्तु का मूल्य क्या होता है, कम होता है, और निर्यात जो अधिक होता है, आयात की गई वस्तु का मूल्य अधिक होता है और निर्यात की गई वस्तु का मूल्य क्या होता है, कम होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रतिकूल या ऋणात्मक व्यापार संतुलन पाया जाता है। और दूसरा है इसमें आयात जो मूल्य होता है वो क्या होता है, कम होता है, और निर्यात मूल्य क्या होता है, अधिक होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, धनात्मक या अनुकूल जो व्यापार संतुलन पाया जाता है।
तो इसमें है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अगर कोई देश है किसी वस्तु में विशिष्टीकरण है या विशिष्ट स्थान प्राप्त है या अन्य देशों की तुलना में कम मूल्य पर उस वस्तु का उत्पादन कर सकता है तो वह दूसरे देशों को उस वस्तु का क्या करता है, निर्यात करता है। दूसरे देशों को उस वस्तु का निर्यात करता है और निर्यात के द्वारा किसी भी देश में क्या होती है, आय में या राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है कि उस वस्तु का उद्योग अधिक स्थापित होते हैं। उद्योगों के साथ साथ उस वस्तु में क्या होते हैं, उद्योगों में जो श्रमिक होते हैं तो उन्हें रोजगार प्राप्त होता है और श्रमिकों की राष्ट्र जो आय बढ़ती है यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और इसके साथ साथ ही जो वस्तु का निर्यात किया जाता है तो उससे भी क्या है, राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दूसरा इसका लाभ कौन सा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तीसरा इसमें आता है अतिरेक का गमन। अतिरेक का निर्गम। अतिरेक वे होते हैं जो अधिक होते हैं या जो व्यर्थ पड़े संसाधन होते हैं, उन्हें संसाधनों का निर्गम यानी वे संसाधने जो क्या होते हैं, व्यर्थ पड़े होते हैं। व्यर्थ पड़े संसाधन या व्यर्थ पड़े संसाधनों का उपयोग। जो व्यर्थ पड़े संसाधन है उन्हें संसाधनों का क्या होता है, उपयोग होता है या वह संसाधन क्या है, काम में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, भूमि है, व्यर्थ पड़े संसाधनों में भूमि क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो व्यर्थ पड़े जैसे खनिज संसाधन है, इसके अलावा और भी है जल संसाधन है। जो व्यर्थ पड़े संसाधन है उन संसाधनों का क्या हो जाता है, प्रयोग हो जाता है या उपयोग हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी खनिज संसाधन है जो क्या व्यर्थ पड़ा है या जिसको काम में नहीं लिया जा रहा है, या कोई भी भूमि है उसको व्यर्थ पड़ी है उसको काम में नहीं लिया जा रहा है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में या कोई भी देश में या देश के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उस वस्तु का उत्पादन के लिए उस स्थान विशेष में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे औद्योगिक इकाई स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे अन्य जो क्या आवासीय क्षेत्र है जो उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए तो उसके आवासीय क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। परिवहन के काम में आ सकती है। अनेक प्रकार की क्रियाओं में जो अतिरेक गमन निर्गम होता है या व्यर्थ पड़े संसाधनों का क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है, प्रयोग हो जाता है, उसमें संसाधन व्यर्थ नहीं बचते हैं। तो तीसरा लाभ है। चौथा लाभ है इसमें संसाधनों का कुशलतम उपयोग। कुशल उपयोग या कुशल प्रयोग। जो भी संसाधन है उसका क्या है, अच्छे कुशलता से एक तकनीकी के साथ हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करता है। कोई भी राष्ट्र है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अगर वस्तु का उत्पादन करता है तो उसके पास जो भी संसाधन है, जिन संसाधनों के द्वारा वो क्या करता है, उस वस्तु विशेष का उत्पादन करता है तो उन्हें सभी संसाधनों का वह अपनी कुशलता से उसका क्या करता है, उपयोग करता है। ऐसा उपयोग करता है कि ताकि लंबे समय तक उत्पादन चले और अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। तो इसके लिए वह क्या करता है, संसाधनों का अच्छे तरीके से या कुशलता से क्या करता है, उपयोग करता है या संसाधनों का कुशल प्रयोग होता है। उस राष्ट्र में जो भी संसाधन है उस वस्तु में काम में आने वाले उसका कुशल उपयोग होता है। उसके बाद में पांचवा आता है इसमें श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण कि कोई भी क्षेत्र विशेष में क्या है, जो वस्तु का उत्पादन होता है तो अच्छी गुणवत्ता की वस्तु उत्पादन करने के लिए उसी प्रकार के उसमें क्या चाहिए, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिक आवश्यक होते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे जो मशीनरी स्थापित है या मशीनरी बनानी होती है या इस्पात तैयार करना है या कोई भी है सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, तो उसी प्रकार के क्या है श्रमिकों की उसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और उसमें क्या श्रम विभाजन होता है और उसका क्या होता है, विशिष्टीकरण होता है कि वह कार्य करने में वे श्रमिक क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं या मुख्य होते हैं। उन्हीं श्रमिकों को उसमें क्या लगाया जाता है। तो प्रत्येक राज्य या प्रत्येक देश में या जिन क्षेत्रों में क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो उन क्षेत्रों में क्या है श्रम का विभाजन हो जाता है और श्रम के जो क्या है लोगों में विशिष्टीकरण अलग अलग भागों में श्रमिक बढ़ जाते हैं। तो इसमें श्रम विभाजन तथा श्रम का क्या होता है, विशिष्टीकरण होता है। उसके बाद में छठा आता है बाजार का विस्तार व अधिक उत्पादन। बाजार का विस्तार व अधिक उत्पादन
इससे देखो जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या है, पहले बाजार से कोई भी देश है कि भारत देश है, भारत देश के अंदर ही देखो जो वस्तु उत्पादन होता है वह अपने उपभोग में काम में ले जाती है। जैसे उपभोग में काम में लेते हैं तो उसका व्यापार जो बाजार होता है वो क्या होता है, सीमित होता है कि वो सिर्फ हम जो अपने देश की सीमा के अंदर अंदर ही उस वस्तु का क्या होता है उपयोग होता है। इस क्षेत्र में क्या है, उस वस्तु को या उन उद्योगों को क्या होता है, बाजार उपलब्ध होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इससे लगने वाले जो अन्य क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में क्या है, उस वस्तु का जो क्या होता है मांग होती है और उस वस्तु को उस स्थान विशेष में क्या होता है भेजा जाता है। तो इससे क्या होती है, बाजार बढ़ता है, यानी बाजार क्या होता है विस्तृत होता है। और तथा दूसरे क्षेत्र में जैसे वस्तु का कोई भी वस्तु है, जैसे 10 मशीनें हैं, 10 मशीनों का यहाँ पे उत्पादन किया, लेकिन वो वस्तु क्या है भारत में आवश्यक होती है कि 10 की तो भारत में आवश्यकता है, लेकिन दूसरे देशों में अगर उसकी मांग है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, लाभ है, ठीक है, जो MF जो होते हैं, जो प्रमुख या मुख्य क्या होते हैं, नेशनल या राष्ट्र होते हैं, जो समझौते होते हैं, तो उनके तहत क्या है अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है। तो 10 मशीनें जैसे भारत में आवश्यकता है तो वो मशीनें भारत में की बजाय, भारत में तो उसको काम में, लेकिन जब उत्पादन होता है 10 से अधिक उत्पादन करेगा कि वह कंपनी है वह इकाई क्या है अब 10 से अधिक उत्पादन करेगी। उत्पादन में क्या होगा, इसमें अधिक उत्पादन, कि इससे अधिक उत्पादन करना पड़ेगा ताकि ये तो भारत में आ सकता है कि 10 से ज़्यादा उत्पादन होगा तो वो अन्य देशों में उसकी मांग की पूर्ति कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होगी या अधिक उत्पादन होगा। और एक है बाजार का क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाजार का क्या होता है विस्तार होता है, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर के लाभ के बारे में है वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता। वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता, कोई भी स्थान विशेष या कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र या कोई भी क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जो वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं या जिन्हें वह बनाने में या उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, अधिक मूल्य की वस्तुएं होती हैं, अगर वह अपने देश में बनाता है उस वस्तु को तो मूल्य अधिक होता है या अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर वह दूसरे देश से आयात करता है तो कम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वह उस वस्तु को क्या है दूसरे देश से क्या करेगा, आयात करेगा। या कि जो वस्तुएं सेवाएं अपने देश में अगर हमें प्राप्त नहीं होती हैं या उत्पादन नहीं होती है तो वहाँ की जनसंख्या को उन वस्तु या सेवाओं को उत्पादन उपभोग करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ये वस्तु और सेवाएं क्या हो जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं। और हमारे देश में उसके उत्पादन न होते हुए भी हम उसका क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा, कि हमारे देश में उत्पादन नहीं होती है फिर भी हमें दूसरे देश से आयात करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा उनको काम में ले सकते हैं। तो ये क्या है, वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता, कि जो वहाँ की जनसंख्या को वस्तु और सेवाएं क्या जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं और हम उसको क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। उसके बाद में आता है 8 नंबर में है मूल्यों या मूल्य में समता। मूल्य में समता, कि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा क्या आती है, मूल्य में समता आती है। मूल्य में समता यानी कैसे आती है, मूल्य में समता कि जिन क्षेत्रों में कि वस्तु का मूल्य या वो जो वस्तु निर्यात की जाती है उन्हीं राष्ट्रों में अधिक निर्यात की जाती है जिन राष्ट्रों में उस वस्तु का मूल्य अधिक होता है। कि 2 क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है। उदाहरण के लिए इसमें वस्तु का मूल्य क्या है, कम है, और इस वस्तु का मूल्य क्या है, अधिक है। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र अगर जैसे भारत है, भारत वस्तु का निर्यात कर रहा है, उसके कुछ समझौते होते हैं, लेकिन समझौतों के बावजूद ये भी चीज़ देखी जाती है कि जिन क्षेत्रों में वस्तु का मूल्य होता है उन अधिक होता है, उन क्षेत्रों में वस्तु अधिक निर्यात की जाती है। अब भारत कोई वस्तु का अगर देखो निर्यात कर रहा है तो कौन क्षेत्र में अधिक निर्यात करेगा, जिन क्षेत्रों में वस्तु का मूल्य अधिक होता है उन क्षेत्रों में वस्तु को निर्यात अधिक करेगा। जिन क्षेत्रों में वस्तु का मूल्य कम है उसमें निर्यात क्या करेगा, कम में निर्यात उस वस्तु का निर्यात कम करेगा। तो इसमें क्या आती है, मूल्य में समता आती है। समता आना कि मूल्य में क्या आती है, समता आती है। समता का मतलब जिनमें कमी और अधिक है कि अधिकता वाले क्षेत्रों में क्या उस वस्तु को निर्यात अधिक करेंगे, तो मूल्य में समता। उसके बाद में 9 का है सांस्कृतिक लाभ। 9 का है सांस्कृतिक लाभ, कि सांस्कृतिक लाभ में कि कोई भी क्षेत्र विशेष की अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं, संस्कृति है, अलग अलग प्रकार के हम रीति रिवाज हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते भी हैं, जो हमारे देश में आते भी हैं लोग,
ठीक है, जिसके द्वारा वहाँ की जो बोलचाल है, रहन सहन है, पहनावा है, उसमें भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। हम उन्हीं के अनुसार क्या है बोलना सीख जाते हैं, उन्हीं के जो भाषा सीख जाते हैं, हमारी भाषा वो सीख जाते हैं, उसमें भाषा में क्या हो जाती है, मिलावट यानी आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे की भाषा समझने लगते हैं। ठीक है, और इससे जो रहन सहन है, खान पान है, उनका पहनावा है, अगर हम जाते हैं दूसरे क्षेत्र में तो उसी प्रकार हम वहाँ पे खान पान करते हैं, हमें उसकी क्या हो जाती है, उसी प्रकार की हमें हैबिट या आदत हो जाती है कि जिन क्षेत्र में जैसे जाते हैं उसी प्रकार का हमें रहन सहन या खाना पीना, उठना बैठना, जो भी क्रियाएं उसी प्रकार की हमें करते हैं। तो इसमें है कि सांस्कृतिक लाभ होता है कि जो सांस्कृतिक वातावरण है उसमें भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो ये 8 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो ये 8 लाभ है, उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अतिरेक का निर्गम, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण, बाजार का विस्तार और अधिक उत्पादन, एक है वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता, एक है मूल्य में समता और एक आती है इसमें सांस्कृतिक लाभ। ठीक है, अब देखो आगे आती है हानियों के बारे में। अब आगे देखो आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियां। लाभ हमने पढ़ लिए, 9 लाभों के बारे में पढ़ा। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा कौन कौन सी हानियां होती हैं, नुकसान कौन कौन सा होता है। लाभ तो होता है, देखो कोई चीज़ होती है उससे लाभ होने के बजाय उससे थोड़ा बहुत या किसी से अधिक क्या होता है, नुकसान अवश्य होता है, हानियाँ अवश्य होती हैं। यानी उनकी कौन कौन सी हानियाँ हैं तो उन हानियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे हानि है प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन कि कोई भी देश है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई भी वस्तु विशेष का अगर उत्पादन करता है तो उस वस्तु को उत्पादन अधिक करने के लिए तथा अच्छी वस्तु उत्पादन करने के लिए वह देश उसमें काम में आने वाले जो भी संसाधन है उन संसाधनों का क्या करेगा, अधिक विदोहन करेगा या अधिक दोहन करेगा। जैसे कोई विकासशील देश है, अल्प विकसित देश है, वे देश उस वस्तु के उत्पादन के लिए वहाँ पे पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे लोहा इस्पात है, कोई भी कोयला है या शक्ति की जो संसाधन है, उन संसाधनों को अधिक उत्पादन करने के लिए अत्यधिक उनका क्या करेगा, दोहन करेगा, अत्यधिक उनको क्या लेगा, काम में लेगा, जिससे वे संसाधन क्या हो जाएंगे, शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, यानी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई भी संसाधन है उन संसाधनों को हम अधिक से अधिक काम में लेंगे, जो अनव्यकरणीय है, समाप्य संसाधन है, तो वो प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन सभी के हैं समाप्य संसाधन है, अनव्यकरणीय, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। अगर उनको अधिक से अधिक काम में लेंगे तो वे संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये क्षेत्र विशेष है कोई भी, इसमें कोयले की मात्रा, जैसे इतने भाग में सिर्फ कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, इसमें सिर्फ 100 टन कोयला पाया जाता है, इसमें जगह जगह 100 टन कोयला पाया जाता है, 100 टन कोयला पाया जाता है। अगर ये यहाँ से जितने भी समय में हम 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, जितने भी समय में हम इसको निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये कोयले के भंडार क्या हो जाएंगे, क्षेत्र से समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए शक्ति के संसाधन के रूप में कोयले को काम में लेंगे, और ये जितना अधिक काम में लेंगे यानी अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन अधिक काम में लेंगे, और ये अधिक काम में लेने से शीघ्र क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, शीघ्र ये जो नष्ट हो जाएंगे या हमें दोबारा उनको उपलब्ध नहीं होंगे। तो पहले आने है कि प्राकृतिक संसाधनों का इसमें क्या होता है, अत्यधिक विदोहन होता है। इसके अलावा जैसे जो विकसित औद्योगिक देश हैं, विकसित औद्योगिक देश हैं, उन देशों को औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और वो कच्चा माल किन क्षेत्रों से आयात करते हैं, जो अल्प विकसित है या विकसित है, जिन क्षेत्रों में वो कच्चा माल पाया जाता है उनसे वो आयात करते हैं और उससे निर्मित वस्तुओं बाजार में बेचते हैं। तो इसके द्वारा जिन क्षेत्रों से कच्चा माल लोहा है, कोयला है, तांबा है, शीशा है, जस्ता है या अन्य पेट्रोलियम पदार्थ है, कोई भी आयात करते हैं तो उसके द्वारा उन्हें विकसित या अल्प विकसित देशों में या जिन क्षेत्रों से आयात करते हैं उनमें से वो कच्चा माल क्या हो जाएगा, शीघ्र समाप्त हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है आने वाले समय में उन्हें आर्थिक संकट या वस्तु के उत्पादन प्राप्त नहीं होगा।
तो इस प्रकार की एक समस्या है जो प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। दूसरा इसमें आता है देश का एकांगी विकास। दूसरा इसमें आता है देश का एकांगी विकास, कि जिस वस्तु में वह विशिष्टीकरण प्राप्त है या जिस वस्तु का वह निर्यात करता है देश से, उस वस्तु के उत्पादन में वो अधिक बल देता है या अधिक खर्च करता है या अधिक ध्यान देता है। तो जिसके कारण से देश का क्या है, एकांगी विकास होगा। अगर कोई देश है वह सूती वस्त्र के उत्पादन पे को निर्यात या सूती वस्त्र क्या करता है, निर्यात करता है, तो वह सूती वस्त्र जो उद्योग है उन्हीं उद्योगों पर अधिक पैसे या पूंजी खर्च करेगा, उन्हीं उद्योगों की नई नई तकनीक विकसित करेगा तकनीकी, और उन्हीं उद्योगों को अधिक बढ़ावा देगा। उसी प्रकार के यह उन उद्योगों को अधिक विकसित करेगा, जिससे देश का क्या है, एकांगी विकास होगा, जिससे बहुत से ऐसे संसाधन है वो संसाधन क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे सूती वस्त्र है तो उसी उद्योग को अधिक बढ़ावा देगा और इससे क्या है, कपास के क्षेत्र को बढ़ावा देगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे लोहा है, तांबा है, शीशा है, जस्ता है, ऐसे इस प्रकार के अनेक जो संसाधन है वो संसाधन क्या होंगे, बेकार पड़े रहेंगे या व्यर्थ पड़े रहेंगे, उनको काम में नहीं लिया जाएगा। तो इसके कारण से देश का क्या होगा, एकाकी विकास होगा, बाकी अन्य उद्योग क्या होंगे, पनप नहीं सकेंगे। इस जो उद्योग का निर्यात करेगा, उद्योगों से वस्तु का उत्पादन करके जिस वस्तु का निर्यात करेगा वही वस्तु या वही उद्योगों को अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो जिससे देश का क्या होता है, एकांगी विकास होता है, या देश का एक तरफ का या एक ही उद्योग का क्या होगा, इसमें विकास होगा, उसी वस्तु विशेष में वो क्या होगा, विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा। बाकी अन्य उद्योग वहाँ पे क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक हानि है। तीसरी इसमें है विदेशी निर्भरता। विदेशी निर्भरता, विदेशी निर्भरता में कि कोई भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा वह देश उस वस्तु से क्या नहीं होगा, उस वस्तु के उत्पादन से आत्मनिर्भर नहीं होगा। अगर हम कोई वस्तु का अगर आयात करते हैं तो हमें उस वस्तु की तकनीकी है या उस वस्तु को उत्पादन करने के देश में क्या है, कोई तकनीकी विकसित नहीं करेंगे, कोई उद्योग स्थापित नहीं करेंगे, तो दूसरे देश पे क्या हो जाएंगे, विदेश पे जो अन्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या हो जाएंगे, दूसरे देशों पे क्या हो सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं, कि वह स्वयं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं करेंगे, स्वयं उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, क्योंकि वह वस्तु उन्हें दूसरे देशों से क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। और इस प्रकार की समस्या जब कोई भी आपातकाल की स्थिति जाती है, आपातकाल की स्थिति जाती है या कोई भी युद्ध काल की स्थिति जाती है, कोई भी युद्ध हो जाता है, उस समय ये आयात और निर्यात की समस्या का जो सुविधा है वो क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, जिससे उस देश विशेष को वह वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे कई बार ऐसे आर्थिक संकट में वह देश फंस जाता है। किसके कारण से, विदेशी निर्भरता या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण से विदेशी निर्भरता बढ़ती है। यानी दूसरे देशों पे हम क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, कि वह वस्तु दूसरे देश से हम क्या कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। लेकिन जब कभी आपातकाल या युद्ध की स्थिति जाती है तो वह वस्तु हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो यह एक हानि है विदेशी निर्भरता। 4 को है इसमें 4 नंबर, विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव, यानी विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा उन्हीं उद्योगों को बढ़ावा मिलता है जिस वस्तु का हम क्या करते हैं, निर्यात अधिक करते हैं, बाकी अन्य उद्योगों को बढ़ावा क्या दिया जाता है, कम दिया जाता है, कम ध्यान दिया जाता है। और विदेशी प्रतियोगिता यानी विदेश में जो अन्य देशों की तुलना में कम मूल्य पे वो वस्तु हमें उत्पादित हो जाती है, उस वस्तु का हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, और उसी वस्तु को दूसरे देश क्या करते हैं, उसकी मांग करते हैं या आयात करते हैं। कि हमारे देश में कोई वस्तु है अगर 100 रुपये में उत्पादित हो रही है और दूसरे देश से हमें 90 या 99 रुपये में मिल रही है, तो हम उस वस्तु का उस देश से क्या करते हैं, आयात करते हैं, हम मंगवाते हैं।
ठीक है। तो इसमें है विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। विदेशी जो प्रतियोगिता है इसका क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है या गलत प्रभाव पड़ता है, कि जिससे कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो विकासशील देशों में या जो अल्प विकसित देशों में ऐसे उद्योग होते हैं, जो ऐसे उद्योगों में क्या हो जाती है, वे उद्योग क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश व्यापार हुआ था, ब्रिटिश व्यापार के कारण से भारत में देखो हम पढ़ते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय से पहले भारत में क्या थे, लघु और कुटीर उद्योग अत्यधिक मात्रा में क्या थे, विकसित थे, एक विकसित अवस्था में थे या अत्यधिक मात्रा में संचालित थे। लेकिन जब से 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश व्यापार के कारण से क्या है, वे उद्योग क्या हो गए, नष्ट हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद में वे उद्योग क्या हो गए, नष्ट हो गए, जो बर्बाद हो गए, फेल हो गए या वे समाप्त हो गए। तो इस प्रकार की जो क्या है, विदेशी प्रतियोगिता से क्या होती है, विपरीत प्रभाव पड़ता है कि ऐसे उद्योग क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कि जिनकी वस्तु का मांग नहीं हो पाती है, या वे वस्तुओं को उन्हें उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल पाता है, या वे उद्योग अधिक मात्रा में यानी पूंजी कमी यानी श्रम की कमी से वो पनप नहीं पाते हैं, जिनसे उससे में क्या होती है, विपरीत या उसका गलत प्रभाव पड़ता है, किससे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा। लास्ट इसमें आता है 5वें, इसमें राजनीतिक दासता। लास्ट आता है इसमें राजनीतिक दासता के बारे में, कि एक देश दूसरे देश में क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, किसके कारण से। जैसे उदाहरण के लिए हम भारत का उदाहरण दें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन वह भारत में क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी, राजनीतिक नियंत्रण करने लगी, या यहाँ पे हमें क्या है, अपने राज्य करने लगी, राज्य स्थापित कर लिए। तो इस प्रकार से क्या है, दूसरे देश है, व्यापार के साथ साथ वो क्या है, उसकी भूमि पे क्या करने लगता है, अधिरोपण या अधिग्रहण करने लगता है, जिससे राजनीतिक दासता उत्पन्न होती है। या दूसरे देश है जो दूसरे देश के क्या हो जाते हैं, उपनिवेश बनने की संभावना हो जाती है, जो प्राचीन समय में भारत ब्रिटेन का था। तो इस समय की राजनीतिक दासता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जो वर्तमान में क्या है, जो नव उपनिवेशवाद की जो नीति है, वैश्वीकरण के कारण से नव उपनिवेशवाद की नीति जो है चल रही है, तो इसके कारण से जो राजनीतिक दासता है, जो भूमि अधिग्रहण की समस्या है, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये 5 समस्याएं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली हानियां, लाभ और ये हानियां जो कौन सी है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, एक है देश का एकाकी विकास होता है, और एक इसमें विदेशी प्रतियोगिता का इसमें प्रतिकूल या गलत या विपरीत प्रभाव पड़ता है, और एक इसमें आता है कि विदेशी निर्भरता होती है, एक इसमें राजनीतिक दासता उत्पन्न होती है। तो ये 5 समस्याएं हैं जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा होती है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि। ठीक है, अब आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो संगठन है, उन संगठनों के बारे में। अब आते हैं देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के बारे में। जो व्यापार के लिए देखो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसके लिए क्या है, कुछ संगठन होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश या 5 देश या 10 देशों का क्या होता है, संगठन होता है, या एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों के लिए उसके नियम कानून कायदे होते हैं, तो उनके लिए एक संगठन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारिक संगठन है, उनमें हम 2 संगठनों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक है गेट के बारे में, एक है WTO के बारे में। ठीक है, गेट क्या होता है, WTO क्या होता है, इसके गठन कब हुआ, इनकी स्थापना कब हुई या गठन कब हुआ, इनके जो मुख्यालय कहाँ पे है, कितने देश इसमें शामिल हैं, किस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया। तो उद्देश्य तो दोनों का है कि व्यापारिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो उन व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इनका क्या किया गया, गठन किया गया। तो पहला इसमें आता है गेट के बारे में, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। प्रशुल्क व्यापार समझौता या प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जो क्या कहलाता है, गेट के नाम से जानते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं, गेट, GATT के नाम से जिसे जाना जाता है, जिन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। दरवाजे वाला नहीं है, वैसे इसका शॉर्ट नाम है गेट। ठीक है,
GATT, जिसको इंग्लिश में है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल सामान्य एग्रीमेंट समझौता ऑन यानी किसके ऊपर, ट्रेड और टैरिफ। ट्रेड यानी व्यापार एवं टैरिफ यानी प्रशुल्क, यानी प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका यानी गेट का पूरा नाम, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गेट का पूरा नाम बताइए कि गेट क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए। तो गेट का है जी यानी क्या होता है जनरल, ए यानी एग्रीमेंट, ऑन टी यानी ट्रेड और टी यानी टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। ये इसका गेट का पूरा नाम है, गेट का पूरा नाम। उसके बाद में आता है कि गेट का पूरा नाम, इसके अलावा यह विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्या है संगठन है, विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है, विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। कौन है, गेट। उसके बाद में आता है इसकी स्थापना के बारे में, कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1948 को इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। इससे बनने से पहले इसमें, इसको बनाने से पहले इसमें 30 अक्टूबर 1947 30 अक्टूबर 1947 को इस पर क्या किए थे, 96 देशों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इसको बनाने के लिए जो देश शामिल हैं, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें पहले कि इसको बनाने के लिए 30 अक्टूबर, सबसे पहले 30 अक्टूबर 1947 को क्या किया गया, इस पे 96 देशों ने क्या किए, साइन किए, हस्ताक्षर किए, इसको बनाने के लिए सहमति प्रदान की। उसके बाद में 1 जनवरी 1948 ईस्वी को क्या है, अस्तित्व में है, इसकी स्थापना हुई। 1 जनवरी 1948 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई, किसकी, गेट की स्थापना। उसके बाद में आता है इसके बारे में कि 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इस गेट का स्थान किसने ले लिया, WTO ने ले लिया। 95 को गेट का स्थान या प्रशुल्क के व्यापार पर समझौता या महासमझौता स्थान किसने ले लिया, WTO ने ले लिया। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को किसका स्थान ले लिया, गेट का स्थान ले लिया। ठीक है, यानी गेट के बाद में, गेट की जगह कौन बन गया, WTO बन गया। यह विश्व व्यापार संगठन की क्या हुई, स्थापना हुई, जो इसके बाद में पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। उसके बाद में आता है इसका मुख्यालय कहाँ पे था, जिनेवा या जिनेवा, जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड, जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय था। किसका मुख्यालय था, गेट का मुख्यालय था। वर्तमान में कौन संस्था है, WTO संस्था है, विश्व व्यापार जो संगठन है वो वर्तमान में इसके स्थान पे है, गेट के स्थान पे है। तो यह गेट यानी प्रशुल्क के व्यापार पर महासमझौता या सामान्य समझौता, जिसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, शॉर्ट नाम गेट है, विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई। पहले इसमें 96 देशों ने हस्ताक्षर किए, 30 अक्टूबर 1947 को किए।
1 जनवरी 1995 को इसका स्थान किसने ले लिया? WTO ने ले लिया। और ये गेट का मुख्यालय कहाँ पर था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या था? गेट का मुख्यालय था। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है देखो दूसरा व्यापारी है WTO के बारे में। दूसरा कौन सा आता है? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो किसके स्थान पे बना था? गेट के स्थान पे बना था। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, कल की वीडियो में हमें WTO के बारे में अध्ययन करेंगे तथा विश्व के कुछ प्रादेशिक व्यापारिक समूह के बारे में, जो 2 देश, 5 देश या 10 देशों ने मिलकर के अपने अपने जो समझौते के द्वारा कुछ व्यापारिक संगठन बना रखे हैं, तो उन प्रादेशिक व्यापारिक संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नाफ्टा है, साफ्टा है, इनके पूरा नाम, कौन कौन से देश शामिल हैं, किसके लिए बनाए गए, कहाँ इनका मुख्यालय है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। WTO का और प्रादेशिक व्यापारी के समूह का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो तक दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।